मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। इस चैप्टर में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और मैग्नेट के भी बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें हम लोग 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट है मैग्नेट। मैग्नेट को हिंदी में क्या कहते हैं? चुंबक। द सबस्टांस विच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट इज कॉल्ड ए मैग्नेट। वैसा पदार्थ जो अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे चुंबक कहते हैं। मैग्नेट क्या हो गया? वैसा सब्सटेंस जो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेट कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैग्नेट। चुंबक 2 प्रकार के होते हैं। मैग्नेट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक हो गया नेचुरल मैग्नेट और दूसरा हो गया आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट क्या है जरा देखिए। नेचुरल मैग्नेट को हिंदी में कहेंगे प्राकृतिक चुंबक। नेचुरल मैग्नेट प्राकृतिक चुंबक जो नेचर में अवेलेबल है। द मैग्नेट विच इज फाउंड नेचुरली इन नेचर इज कॉल्ड ए नेचुरल मैग्नेट। यानी वैसा मैग्नेट जो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है उसे हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। इट इज इर्रेगुलर इन शेप। नेचुरल मैग्नेट बिल्कुल जैसे कोई पत्थर का टुकड़ा होता है उस आकार का होता है। इसका जो शेप होता है यानी आकृति जो होती है इसकी इर्रेगुलर, अनियमित, सो कैन नॉट बी यूज्ड प्रैक्टिकली। इसीलिए नेचुरल मैग्नेट को हम प्रैक्टिकली यूज नहीं करते हैं। नेचुरल मैग्नेट का प्रैक्टिकल यूज नहीं है। द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल मैग्नेट इज लोडस्टोन। बहुत सारा मिनरल है जो नेचुरल मैग्नेट है, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो नेचुरल मैग्नेट है वह लोडस्टोन है, जिसको हम मैग्नेटाइट कहते हैं। लोडस्टोन को मैग्नेटाइट भी कहते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है Fe3O4। यह सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल मैग्नेट है। इट इज ब्लैक इन कलर। यह देखने में कैसा होता है? यह जो पत्थर होता है लोडस्टोन या जिसको मैग्नेटाइट कहते हैं, यह सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल मैग्नेट है। ध्यान रखिएगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल मैग्नेट है लोडस्टोन जिसको मैग्नेटाइट कहते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है Fe3O4 और इसका रंग काला होता है, लेकिन धूप पड़ने पर यह बीच बीच में भूरा यानी ब्राउन कलर का लाइनिंग इसमें दिखता है सनलाइट पड़ने पर। अदर वीक नेचुरल मैग्नेट्स आर पायरोटाइट, फेराइट एंड कोलम्बाइट। और भी सारे नेचुरल मैग्नेट हैं, लेकिन वो सब वीक हैं। जो स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल मैग्नेट है वो लोडस्टोन है, और इससे जो बाकी नेचुरल मैग्नेट बच गए वो वीक बच गए, कमजोर। तो जो बाकी वीक नेचुरल मैग्नेट है उसमें क्या है? पीरोटाइट है, फेराइट है और कोलम्बाइट है। वैसा चुंबक जो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। इसकी आकृति अनियमित होती है और इसीलिए इसका प्रायोगिक उपयोग नहीं होता है। सबसे प्रबल यानी सबसे स्ट्रॉन्ग प्राकृतिक चुंबक लोडस्टोन है, जिसे हम मैग्नेटाइट भी कहते हैं, Fe3O4। यह काले रंग का होता है। अन्य दुर्बल प्राकृतिक चुंबक है पायरोटाइट, फेराइट, कोलम्बाइट आदि। लेकिन जो मैग्नेटाइट है यानी लोडस्टोन ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, और ये सब जो है पायरोटाइट, फेराइट, कोलम्बाइट, ये सब वीक नेचुरल मैग्नेट है। नेचुरल मैग्नेट का खोज सबसे पहले कैसे हुआ, इसके बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ओल्ड स्टोरी है, जरा सुनिए। क्या हुआ? ग्रीस मतलब यूनान जो है, यूनान को हम लोग ग्रीस कहते हैं। तो ग्रीस में एक जगह है मैग्नीशिया। वहाँ पर क्या हुआ कि कुछ भेड़ चराने वाले वहाँ पर रोज भेड़ चराने जाते थे। तो ये जो मैग्नीशिया है ये बिल्कुल एक टापू था। उस टापू पर ये लोग भेड़ चराने जाते थे। तो वे लोग जो जूते पहनते थे तो जूते में जो कील होता था, ये कील किसी पत्थर में जाके सट जाता था। तो उनको लगता था पता नहीं क्या है, भूत है, क्या है। तो वो लोग बाद में पता किए कि वो क्या है, मैग्नेट है। वो जो पत्थर है, मैग्नेटाइट हो या पायरोटाइट हो, फेराइट हो, कोलम्बाइट हो, ये सब जो मिनरल होते हैं ये सब मैग्नेटिक नेचर के होते हैं। तो उसी वजह से उनका वो जूता उसमें सट जाता था। तो इस तरह से मैग्नेट का खोज हुआ। ठीक है।
तो नेचुरल मैग्नेट क्लियर हो गया, जो नेचर में नेचुरली अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। अब हम चलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। सेकंड क्या है? आर्टिफिशियल मैग्नेट या मेन मैड मैग्नेट। मेन मैड मैग्नेट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट, यानी वैसा मैग्नेट जो इंसानों ने बनाया उसको हम कृत्रिम चुंबक कहेंगे। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड फ्रॉम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। आर्टिफिशियल मैग्नेट किससे बनाए जाते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, यानी लौह चुंबकीय पदार्थ से बनाए जाते हैं, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल एसेट्रा। ये Fe मतलब हो गया आयरन, CO का मतलब हो गया कोबाल्ट, Ni का मतलब हो गया निकेल। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनाए जाते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल हैं आयरन, कोबाल्ट, निकेल। इट इज रेगुलर इन शेप। चूंकि ये आर्टिफिशियल है तो इसका शेप जो होता है, आकृति जो होती है वो नियमित होती है, रेगुलर, एंड सो कैन बी यूज्ड प्रैक्टिकली, और इसको हम व्यवहारिक तौर पर प्रैक्टिकली उपयोग कर सकते हैं। इट इज स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल मैग्नेट, और यह नेचुरल मैग्नेट से थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता है। नेचुरल मैग्नेट वीक होता है, लेकिन आर्टिफिशियल मैग्नेट काफ़ी पावरफुल होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए भी इसका प्रायोगिक उपयोग करते हैं, प्रैक्टिकली इसको यूज करते हैं। मनुष्य द्वारा बनाए गए चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कृत्रिम चुंबक का निर्माण लौह चुंबकीय पदार्थ जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल आदि से होता है। इसकी आकृति नियमित होती है और इसलिए इसका प्रायोगिक उपयोग किया जाता है। यह प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये तो डिफरेंस है नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट में। अब देखिए, आर्टिफिशियल मैग्नेट भी दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया टेम्पोररी मैग्नेट और दूसरा हो गया परमानेंट मैग्नेट। तो पहला नंबर देखिए, टेम्पोररी मैग्नेट यानी अस्थायी चुंबक। द मैग्नेट विच लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड इज कॉल्ड टेम्पोररी मैग्नेट। देखिए होता क्या है, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में आप लोहे के टुकड़े को, कोबाल्ट को या निकेल को रखते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है। फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में यानी चुंबकीय क्षेत्र में हम लोहा को या कोबाल्ट को या निकेल को रखते हैं तो वह मैग्नेटाइज हो जाता है, यानी चुंबकत्व हो जाता है, उसमें चुंबक का गुण आ जाता है। तो द मैग्नेट विच लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड। अब देखिए, जब हम मैग्नेटिक फील्ड में लोहा को रखेंगे या कोबाल्ट को रखेंगे या निकेल को रखेंगे तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है, चुंबकित हो जाता है। तो इसका मतलब कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर परमानेंट मैग्नेटाइज होता है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड हटा भी लीजिएगा तो वो मैग्नेट ही रहेगा, यानी उसका मैग्नेटिज्म खत्म नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सटेंस है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखिएगा तो मैग्नेटाइज होगा, लेकिन जैसे मैग्नेटिक फील्ड हटा लेंगे तो वो वापस से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी विचुंबकित हो जाएगा या अचुंबकित हो जाएगा। यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दो तरह का होता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दो तरह का होता है, एक होता है हार्ड फेरोमैग्नेटिक, एक होता है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक। ध्यान से समझिए, आर्टिफिशियल मैग्नेट किससे बनता है? तो आर्टिफिशियल मैग्नेट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से बनता है। तो चूंकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दो टाइप का होता है, एक हार्ड फेरोमैग्नेटिक, एक सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक। हार्ड फेरोमैग्नेटिक का एग्जांपल हो गया आपका स्टील, एलेनिको। एलेनिको एक एलॉय है जिसमें एल्युमिनियम है, निकेल है और भी कुछ सब मिला हुआ है। स्टील हो गया, एल्निको हो गया, तो ये सब हार्ड फेरोमैग्नेटिक हो गया। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक का एग्जांपल है सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन को हिंदी में कहते हैं नर्म लोहा। नर्म लोहा का मतलब हो गया प्योर आयरन, यानी अगर लोहा, जो आप खान से लोहा निकालते हैं तो वो जो लोहा होता है बिल्कुल प्योर होता है, उसको सॉफ्ट आयरन कहते हैं। लेकिन उसी लोहा में अगर हम क्रोमियम मिला दिए, कार्बन मिला दिए, तो फिर वो सॉफ्ट नहीं रह जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा। ठीक है, स्टील जो होता है उसको हार्ड फेरोमैग्नेटिक कहते हैं।
अगर सॉफ्ट आयरन में हम कार्बन मिला दें तो स्टील बनता है, और स्टील क्या होता है, हार्ड होता है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, यानी लौह चुंबकीय पदार्थ दो तरह के होते हैं, एक हो गया सॉफ्ट, एक हो गया हार्ड। तो जो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, जैसे कि सॉफ्ट आयरन, उससे टेम्पोररी मैग्नेट बनता है। यानी ये ऐसा मैग्नेट है कि जब तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तब तक ये मैग्नेट के जैसा व्यवहार करेगा, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटाइएगा ये वापस से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी उसका मैग्नेटिक पावर खत्म हो जाएगा। और हार्ड फेरोमैग्नेटिक होता है, यह ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। जैसे स्टील क्या है, हार्ड फेरोमैग्नेटिक है। एलेनिको क्या है, हार्ड फेरोमैग्नेटिक है। कोबाल्ट क्या है, हार्ड फेरोमैग्नेटिक है। निकेल क्या है, हार्ड फेरोमैग्नेटिक है। तो ये सबको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये मैग्नेट बन जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड हटा भी लेंगे तो भी ये मैग्नेट ही रहता है, यानी यह अपना मैग्नेटिज्म खोता नहीं है। तो इसका मतलब आर्टिफिशियल मैग्नेट दो तरह का हो गया, एक हो गया टेम्पोररी और एक हो गया परमानेंट। टेम्पोररी मैग्नेट फिर से पढ़िए, द मैग्नेट विच लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड इज कॉल्ड टेम्पोररी मैग्नेट। इट इज मेड ऑफ सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। यानी वैसा चुंबक जिसका चुंबकत्व बाहरी चुंबकीय क्षेत्र को हटाने पर समाप्त हो जाता है, उसे अस्थायी चुंबक कहते हैं। इसका निर्माण नर्म लौह चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहा से होता है। ठीक है, क्लियर है। अब बी नंबर देखिए, परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट का मतलब होता है अस्थायी चुंबक। द मैग्नेट विच रिटेन्स इट्स मैग्नेटिज्म इवन व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड इज कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट। यानी वैसा मैग्नेट जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बावजूद वह अपना मैग्नेटिक पावर नहीं खोता है, यानी उसका मैग्नेटिज्म बरकरार रहता है, तो उसको हम परमानेंट कहेंगे। यानी एक बार मैग्नेट बन जाए तो फिर वो मैग्नेट ही रहेगा, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हटा भी लीजिए तो भी। इट इज मेड ऑफ हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाइक स्टील, कोबाल्ट, निकेल, एल्निको एसेट्रा। और यह जो परमानेंट मैग्नेट बनता है यह हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि परमानेंट मैग्नेट किस मटेरियल से बनता है, तो इसका आंसर है हार्ड फेरोमैग्नेटिक। और टेम्पोररी मैग्नेट किससे बनता है, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक से। तो हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या क्या आ जाएगा, स्टील, कोबाल्ट, निकेल, एल्निको। एल्निको जो है ये एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट का एक एलॉय है, यानी मिश्र धातु है। वैसा चुंबक जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटाने के बाद भी अपना चुंबकत्व बनाए रखता है उसे अस्थायी चुंबक कहते हैं। इसका निर्माण कठोर लौह चुंबकीय पदार्थ जैसे स्टील, कोबाल्ट, निकेल, एल्निको एसेट्रा से होता है। अब देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट, कृत्रिम चुंबक के उदाहरण। तो बहुत सारा आर्टिफिशियल मैग्नेट है जो अपने एक खास शेप के लिए जाना जाता है, उसका एक खास तरह का आकृति होता है। जैसे देखिए यहाँ पर है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट को हम छड़ चुंबक कहते हैं, ये बिल्कुल छड़ की तरह सीधा होता है बार मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट, इसको नाल चुंबक कहते हैं। घोड़ा के पैर में देखते होंगे लोहा का एक यू आकार का नाल ठोका जाता है उसके पैर में ताकि वो तेजी से दौड़ सके। तो हॉर्स शू मैग्नेट, इसका नाम ये हॉर्स शू, शू का मतलब जूता, हॉर्स का मतलब घोड़ा। तो घोड़ा को कौन सा जूता पहनाया जाता है, घोड़ा को लोहे का एक देखिएगा यू आकार का जूता पहनाया जाता है, उसको नाल कहते हैं। तो हॉर्स शू मैग्नेट बिल्कुल यू शेप का मैग्नेट होता है, उसको नाल चुंबक कहते हैं। मैग्नेटिक निडल और कंपास, यानी चुंबकीय सुई। मैग्नेटिक निडल को क्या कहेंगे, चुंबकीय सुई या कंपास, मैग्नेटिक कंपास भी कहते हैं। सिलिंड्रिकल मैग्नेट यानी बेलनाकार चुंबक। रिंग मैग्नेट वलय चुंबक या अंगूठी चुंबक। डिस्क मैग्नेट यानी डिस्क चुंबक। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट के। तो इसमें से हम लोग को 3 मैग्नेट पढ़ना है, एक बार मैग्नेट, एक हॉर्स शू मैग्नेट और एक मैग्नेटिक निडल या कंपास। ये तीनों अभी हम बारी बारी से देखेंगे।
देखिए बार मैग्नेट क्या है, पहला नंबर बार मैग्नेट। बार मैग्नेट को क्या कहेंगे, छड़ चुंबक। अ मैग्नेट इन द शेप ऑफ ए बार इज कॉल्ड ए बार मैग्नेट। वैसा चुंबक जो छड़ की आकृति में हो उसे छड़ चुंबक कहते हैं। यहाँ पर देखिए एक रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट दिखाया गया है। ये जो छड़ है ये सिलेंड्रिकल नहीं है, बिल्कुल रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल के आकार का है, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट कहा जाता है। प्रत्येक मैग्नेट में दो पोल होता है, एक होता है नॉर्थ पोल जिसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, एक होता है साउथ पोल जिसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ये जो पोल होता है यहाँ पर मैग्नेट का पावर सबसे अधिक होता है। मैग्नेट आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट जो है लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करता है। तो अगर इस मैग्नेट को लोहे के छोटे छोटे टुकड़े के पास लाया जाए तो सबसे ज़्यादा लोहा का टुकड़ा कहाँ पर सटेगा, जहाँ पर मैग्नेट का सबसे अधिक पावर होगा खींचने का। तो मैग्नेट का सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन पावर इस दोनों पोल में होता है। जितना पावर नॉर्थ पोल का है उतना ही पावर साउथ पोल का है। यानी नॉर्थ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ का मतलब हो गया कि पोल का कितना ताकत है, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, प्रबलता या सामर्थ्य। तो ये जो ध्रुव प्रबलता, पोल को हिंदी में कहते हैं ध्रुव, स्ट्रेंथ को कहते हैं क्षमता या प्रबलता या सामर्थ्य। तो दोनों पोल का जो स्ट्रेंथ है, नॉर्थ पोल के स्ट्रेंथ को प्लस एम और साउथ पोल के स्ट्रेंथ को माइनस एम से डिनोट करते हैं। ये प्लस एम क्या है, प्लस एम है नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ और माइनस एम है साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ। यानी उत्तरी ध्रुव के ध्रुव प्रबलता को प्लस एम और दक्षिणी ध्रुव के ध्रुव प्रबलता को माइनस एम से दर्शाते हैं। दोनों पोल के बीच का जो दूरी है, यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच के दूरी को हम स्मॉल एल, इसको मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। और मैग्नेट का जो दोनों सिरा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो मैग्नेट का लेंथ है इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। ठीक है, तो दोनों पोल के बीच के डिस्टेंस को मैग्नेटिक लेंथ स्मॉल एम और पूरा जो मैग्नेट का लंबाई है उसको हम ज्योमेट्रिकल लेंथ कैपिटल एल कहते हैं। ये जो स्मॉल एल है ये कैपिटल एल का लगभग 84% है, यानी 84%। अब ध्यान से देखिए, ये जो कैपिटल एल है ये बड़ा है स्मॉल एल से, तो कैपिटल एल यानी ज्योमेट्रिकल लेंथ का 84% ये स्मॉल एल है, यानी मैग्नेटिक लेंथ है। अब ये जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कोई भी मैग्नेट हो, बार मैग्नेट हो या हॉर्सू मैग्नेट हो, कोई भी मैग्नेट हो, वह अपने चारों तरफ क्या पैदा करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से डिनोट करते हैं। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी चार्ज के चारों तरफ कौन सा फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलता है और निगेटिव चार्ज पर लाइंस ऑफ फोर्स जाके जमा होता है। उसी तरह यहाँ से ये नॉर्थ पोल को हम पॉजिटिव पोल कहते हैं और साउथ पोल को निगेटिव पोल कहते हैं। नॉर्थ पोल को हम पॉजिटिव पोल कहेंगे और साउथ पोल को निगेटिव पोल। तो नॉर्थ पोल जो है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रहा है। एरो को ध्यान से देखिए, ये एरो क्या बता रहा है कि ये लाइन जो है बाहर निकल रहा है। ये भी लाइन बाहर गया, ये भी लाइन बाहर गया, यानी नॉर्थ पोल से जितना भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगा वो सब बाहर की ओर निकलेगा। ये सब घूम कर कहाँ चला जाएगा, साउथ पोल में। ठीक है, तो यह नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल के कहाँ जाता है, साउथ पोल में। यानी साउथ पोल में सारा लाइंस घुसता है और नॉर्थ पोल से सारा फील्ड लाइन निकलता है। क्लियर है। तो ये आपका जो लाइन खींच के दिखा रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे आगे। ठीक है, अभी आप शॉर्ट में देखते चलिए। पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल इज प्लस एम एंड दैट ऑफ साउथ पोल इज माइनस एम। The distance between the two poles is called magnetic length, small l. The distance between the two ends is called geometrical length. दोनों पोल के बीच के डिस्टेंस को मैग्नेटिक लेंथ स्मॉल एल कहते हैं और दोनों एंड, ये सिरा और ये सिरा, दोनों एंड के बीच के डिस्टेंस को ज्योमेट्रिकल लेंथ कैपिटल एल कहते हैं। कैपिटल एल का 84% स्मॉल एल होता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि मैग्नेटिक लेंथ जो है वह ज्योमेट्रिकल लेंथ का कितना परसेंट है, तो लगभग 84%।
अगर इसको हम फ्रैक्शन में लिखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नेटिक लेंथ जो होता है वह ज्योमेट्रिकल लेंथ का 5/6 भाग होता है। फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक लेंथ जो होता है वो ज्योमेट्रिकल लेंथ कैपिटल एल का 5/6 पार्ट होता है। अब जरा सोचिए, अगर किसी बार मैग्नेट को, आप जानते हैं किसी भी बार मैग्नेट में 2 पोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। यहां पर आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल जो होता है वो एकदम लास्ट में नहीं होता, थोड़ा सा अंदर होता है, और जितना अंदर नॉर्थ पोल होता है उतना ही अंदर साउथ पोल होता है। ठीक है, किसी भी बार मैग्नेट को अगर 2 भाग में काट दिया जाए, तो अगर इसको हम 2 भाग में काटेंगे तो क्या इसमें केवल साउथ पोल ही रहेगा, इसमें नॉर्थ पोल ही रहेगा? नहीं, अगर हम बार मैग्नेट को 2 भाग में काटेंगे तो इसमें फिर से एक नॉर्थ पोल आ जाएगा और इसमें फिर से एक साउथ पोल आ जाएगा, फिर एक बार काट देंगे तो फिर से नॉर्थ पोल आ जाएगा। यानी किसी क्षण चुंबक को चाहे आप कितने भी भाग में काट दें उसमें 2 पोल हमेशा आ जाएगा। ऐसा मत समझना कि इसको 2 भाग में काटेंगे तो इसमें केवल साउथ पोल रहेगा, नहीं। अगर किसी क्षण चुंबक को 2 भाग, 3 भाग या 200 करोड़ भाग में बांट दें, कितने भी भाग में बांट दें, तो उसमें साउथ और नॉर्थ पोल हमेशा रहेगा। यानी दोनों पोल को आप अलग नहीं कर सकते हैं, जुदा नहीं कर सकते हैं, यह दोनों पोल सदैव साथ में रहेगा। किसी क्षण चुंबक को चाहे आप कितना भी काट दो, कितने भी टुकड़े में काट दो, वह दोनों पोल हमेशा साथ में रहेगा। इसलिए कहा गया मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, यानी जो एकल ध्रुव होता है, अकेला नॉर्थ पोल या अकेला साउथ पोल हो ही नहीं सकता है। जहां भी नॉर्थ पोल होगा कहीं ना कहीं आसपास में साउथ पोल होगा, और जहां साउथ पोल है कहीं ना कहीं आसपास में नॉर्थ पोल जरूर होगा। अकेला नॉर्थ पोल संभव नहीं है, लेकिन अकेला पॉजिटिव चार्ज संभव है। प्लस क्यू चार्ज सिंगल हो सकता है, जरूरी है कि प्लस क्यू चार्ज हो तो माइनस क्यू भी होगा? बिल्कुल नहीं। प्लस क्यू चार्ज बिल्कुल अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, माइनस क्यू भी अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, ये तो इलेक्ट्रोस्टैट में बताया। लेकिन यहां पर ध्यान रखिए कि अकेला पॉजिटिव पोल यानी नॉर्थ पोल या अकेला निगेटिव पोल यानी साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करता। नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा साथ साथ रहता है। जिस तरह केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं रेडॉक्स रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, दोनों अलग अलग नहीं हो सकता। अब देखिए, नो मैटर इनटू हाउ मेनी पीसेस यू ब्रेक अ बार मैग्नेट। नो मैटर का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता इनटू हाउ मेनी पीसेस यू ब्रेक अ बार मैग्नेट, इट ऑलवेज हैव ए नॉर्थ पोल एंड ए साउथ पोल। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसी बार मैग्नेट को कितने भी पार्ट में ब्रेक कर दो, इसमें हमेशा एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। सो मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। इसीलिए जो एकल ध्रुव का कॉन्सेप्ट है कि अकेला ध्रुव होता है, नहीं होता है, अकेला ध्रुव एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। अब देखिए, हिंदी में एक बार पढ़ते हैं, नॉर्थ पोल के ध्रुव सामर्थ्य को +m, साउथ पोल के ध्रुव सामर्थ्य यानी ध्रुव प्रबलता को -m से सूचित किया जाता है। ध्रुव सामर्थ्य को इंग्लिश में बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, हिंदी में ध्रुव सामर्थ्य या ध्रुव प्रबलता कहते हैं। दोनों पोल के बीच की दूरी को चुंबकीय लंबाई यानी मैग्नेटिक लेंथ, और दोनों सिरे के बीच की दूरी को ज्यामितीय लंबाई यानी ज्योमेट्रिकल लेंथ कहते हैं। स्मॉल एल जो होता है वो कैपिटल एल का 84% होता है। क्षण चुंबक को चाहे कितने भी टुकड़े में तोड़ दिया जाए, इसमें हमेशा एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल रहता है। अतः एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता, इसीलिए जो सिंगल पोल होता है उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता। अकेला पोल हो ही नहीं सकता है, जहां भी नॉर्थ होगा वहां साउथ पोल होगा। सेकेंड नंबर देखिए, मैग्नेटिक निडिल या कंपास। ये मैग्नेटिक निडिल या कंपास क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं चुंबकीय सुई या कंपास। ये इंस्ट्रूमेंट आपने कभी ना कभी देखा होगा। ये देखिए, एल्युमिनियम का एक सर्कुलर फ्रेम है। इस फ्रेम में 4 डायरेक्शन मेंशन किया है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। नॉर्थ के अपोजिट साउथ होता है, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट होता है। सेंटर में आप देख रहे हैं एक छोटा सा बार मैग्नेट है जो इस तरह के शेप में है, बिल्कुल नीडल के आकार का है, सुई के आकार का है। ठीक है, अगर इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक नीडल।
यह नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता है। अगर इस नीडल को छोड़ दिया जाए तो यह नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता है। इसके बारे में हम डिटेल आगे बताएंगे कभी, ठीक है, आगे के क्लास में बताएंगे। लेकिन अभी ध्यान रखिए कि मैग्नेटिक नीडल में जो नीडल होता है, ये जो मैग्नेट का बना नीडल है, इसमें देखिए हम कलर किए हुए हैं। ये जो लाइनिंग आप देख रहे हैं ये नॉर्थ पोल है और नीचे जो ये वाइट वाला है ये साउथ पोल है। ये एक छोटा सा बार मैग्नेट है, समझ लीजिए। एक छोटा सा छड़ चुंबक है, एकदम छोटा सा पतला सा, जिसका नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है। नॉर्थ पोल किधर घुमा हुआ है? नॉर्थ की ओर। और साउथ पोल किधर घुमा हुआ है? साउथ की ओर। इसका मतलब ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता है। लेकिन अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड आ जाए तो ये यहां से क्या होता है? डिफ्लेक्ट होता है। अगर मान लीजिए आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड आ जाए तो ये हमेशा क्या होता है? डिफ्लेक्ट होता है। अ कंपास इज अ डिवाइस। ये जो कंपास है यह एक डिवाइस है, उपकरण है, यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑन अर्थ सरफेस। जो पृथ्वी के सतह पर क्या पता करने में किया जाता है? दिशा। मान लीजिए आप समुद्र में जहाज लेके निकले हैं, समुद्र में तो दिशा का ज्ञान नहीं होता, तो वहां पर ये कंपास आपको बताएगा कि किधर ईस्ट है, किधर वेस्ट है, किधर नॉर्थ है, किधर साउथ है। समुद्र में दूर दूर तक पानी ही पानी है, आप दिशा भटक गए हैं, जहाज को ले जाना है अमेरिका, तो अगर आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन का ज्ञान नहीं है तो आप जहाज को सही दिशा में नहीं ले जा पाइएगा। सड़क पर चलने में हम लोग दिशा का ज्ञान कर लेते हैं कि सड़क पर यहाँ पर स्कूल आया, ये कॉलेज आया, हम लोग समझते हैं। लेकिन जब पानी में, अथाह पानी में जैसे समुद्र में कोई लोकेशन नहीं है, कोई लैंडमार्क नहीं है, आपको डायरेक्शन का ज्ञान कैसे करेंगे? तो ये मैग्नेटिक नीडल आपको सहायता करेगा। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये 4 दिशा, इसके आधार पर आप जान सकते हैं कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। तो कंपास का इस्तेमाल होता है पृथ्वी के सतह पर दिशा की जानकारी को प्राप्त करने में। यह काम जहाज़ों में किया जाता है, एरोप्लेन हो या पानी का जहाज हो, हवा में भी तो कोई डायरेक्शन का ज्ञान नहीं होता, तो ये कंपास जो है आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन का ज्ञान कराता है। सबसे पहले जो ये कंपास का प्रयोग हुआ ये चाइना में हुआ था। सबसे पहले आज से बहुत साल पहले, आज से बहुत वर्ष पहले चाइना के लोगों ने सबसे पहले इस कंपास का यानी मैग्नेटिक नीडल का यूज किया था। तो अ कंपास इज ए डिवाइस यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑन अर्थ सरफेस। कंपास एक डिवाइस है जिसके द्वारा पृथ्वी सतह पर दिशा की जानकारी को प्राप्त किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए मैग्नेटिक नीडल। इसमें एक चुंबकीय सुई होता है, ये देख रहे हैं, ये चुंबकीय सुई है। इसमें भी 2 पोल होगा, चूंकि ये चुंबक है तो 2 पोल होगा। ऊपर नॉर्थ पोल है जिसको मैंने कलर करके दिखाया है, ये शेडिंग करके, और नीचे जो व्हाइट वाला पार्ट है ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल नॉर्थ की ओर है, साउथ पोल साउथ की ओर है। लेकिन जैसे अगर कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आएगा तो ये नीडल क्या होगा? डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में जब इस मैग्नेट को रखिएगा तो वो डिफ्लेक्ट होता है। इसका कारण जानिए। इलेक्ट्रोस्टैट में आपको मैंने पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी डाइपोल को रखेंगे तो वह डिफ्लेक्ट होता है, फील्ड के अलोंग सेट होता है। वैसे मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी मैग्नेट को रखें, मैग्नेट को एक हम मैग्नेटिक डाइपोल कह सकते हैं, एक छड़ चुंबक को हम मैग्नेटिक डाइपोल कह सकते हैं कि नहीं? क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल उसको कहेंगे जिसमें 2 पोल हो। तो बार मैग्नेट में भी तो 2 पोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो बार मैग्नेट क्या है? एक मैग्नेटिक डाइपोल है। तो यह जो डाइपोल है यह अपने आप को हमेशा किधर सेट करता है? फील्ड के दिशा में। नॉर्थ पोल आगे रहेगा फील्ड की तरफ, साउथ पोल पीछे रहेगा। इट कंसिस्ट ऑफ ए मैग्नेटिक नीडल विच कैन रोटेट फ्रीली। यह मैग्नेटिक नीडल होता है जो फ्रीली रोटेट कर सकता है, लेकिन यह हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करता है। ठीक है, ये पेपर का जो प्लेन है हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसी प्लेन में ये रोटेट कर सकता है। द मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड इन एन सर्कुलर एल्युमिनियम बॉक्स। यह मैग्नेटिक नीडल एक सर्कुलर यानी वृत्ताकार एल्युमिनियम बक्से में रखा होता है, विथ ग्लास कवर ओवर इट। इसके ऊपर ग्लास का यानी कांच का एक कवर रहता है। ठीक है, यह एक उपकरण है जिसके द्वारा पृथ्वी सतह पर दिशा का निर्धारण किया जाता है। इसमें एक चुंबकीय सुई होता है जो मुक्त रूप से घूर्णन कर सकता है यानी फ्रीली रोटेट कर सकता है। इस चुंबकीय सुई को एल्युमिनियम के एक वृत्ताकार बॉक्स यानी बक्से में रखा जाता है जिसके ऊपर कांच का ढक्कन लगा रहता है। थर्ड नंबर है हॉर्स शू मैग्नेट यानी नाल चुंबक, या इसको यू शेप्ड मैग्नेट भी कहते हैं। देखिए ये क्या चीज है,
ये आपका यू शेप्ड मैग्नेट है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर साउथ पोल है, इस पॉइंट को साउथ पोल कहेंगे, और इधर क्या है, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगा। चूंकि ये जो मैग्नेट है, ये जो हॉर्स शू मैग्नेट है, यह भी तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो नॉर्थ पोल से ये फील्ड लाइन निकल के कहाँ जा रहा है, साउथ पोल। यहाँ नॉर्थ पोल से निकला, साउथ में चला गया, नॉर्थ से निकला, साउथ में गया। ये देख रहे हैं, इस तरह से ये फील्ड लाइन होता है। ठीक है, आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी याद होगा, तो आप बोलिएगा सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी आप कब पढ़ा है। तो जो प्रॉपर्टी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पढ़ाए थे, लगभग वही सारा प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का भी होगा। आप लोग इलेक्ट्रोस्टैट में जाके एक बार पढ़ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी। उसमें हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर टेंजेंट का जो डायरेक्शन होता है वो वहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी बिंदु पर खींचा गया टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। देखिए, ये जो यू शेप्ड मैग्नेट होता है, इसका एक फायदा क्या है कि दोनों पोल के बीच में आप किसी वस्तु को रख सकते हैं। छड़ चुंबक में भी दो पोल होता है, बार मैग्नेट में भी दो पोल होता है, लेकिन दोनों पोल के बीच में कोई जगह नहीं होता। लेकिन यहाँ पर फायदा क्या है कि यू शेप्ड मैग्नेट में जो नॉर्थ और साउथ पोल है, इसके बीच में यहाँ जो जगह है, यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। दूसरा फायदा है कि इस दोनों पोल के बीच में दूरी बहुत कम है, इसलिए बहुत स्ट्रांग फील्ड बनता है, काफ़ी स्ट्रांग फील्ड बनता है। इस स्ट्रांग फील्ड में किसी ऑब्जेक्ट को आप रख सकते हैं। अगर यहाँ पर कंपास को या निडल को रख दिया जाए तो वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में सेट हो जाएगा, यानी निडल इस डायरेक्शन में घूमेगा, नॉर्थ पोल आगे रहेगा, साउथ पोल पीछे रहेगा। अ मैग्नेट इन द शेप ऑफ ए हॉर्स शू इज कॉल्ड ए हॉर्स शू मैग्नेट। दिस शेप क्रिएट्स ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द पोल्स। वैसा चुंबक जो घोड़े के नाल की आकृति का हो उसे नाल चुंबक कहते हैं। इस आकृति के कारण दोनों ध्रुवों के बीच एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड बन रहा है क्योंकि दोनों पोल पास पास है, और दूसरा फायदा कि इसके बीच में किसी ऑब्जेक्ट को हम रख सकते हैं। अब देखिए, सेकेंड पॉइंट है सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत। अभी तक हम लोग फर्स्ट पॉइंट पढ़े, टोटल 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हम पढ़ाने वाले हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट खत्म हो गया जिसमें पूरा मैग्नेट का स्टोरी था। सेकेंड पॉइंट है सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत। तो मैग्नेटिक फील्ड के 3 सोर्स हैं। पहला है मैग्नेट, यानी किसी मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। दूसरा है मूविंग चार्ज, अगर कोई पॉइंट चार्ज अगर मूव कर रहा है तो उसके कारण चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और तीसरा है करेंट कैरिंग वायर, अगर कोई तार है, कोई मेटल का वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या क्या सोर्स हो गया, एक तो हो गया मैग्नेट, चाहे कोई भी मैग्नेट हो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। दूसरा है मूविंग चार्ज, अगर कोई चार्ज है, कोई पॉइंट चार्ज है जो गति कर रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ध्यान रखिएगा, स्टैटिक चार्ज के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता है। अगर चार्ज रुका हुआ है, स्थिर है, तो स्थिर आवेश मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं करता, केवल गतिशील आवेश ही मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। ओनली मूविंग चार्ज क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, तो चार्ज अगर मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, तो उसको हम गतिशील आवेश कहेंगे, और गतिशील आवेश हमेशा अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि स्थिर आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। करेंट कैरिंग वायर, अगर कोई तार में धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब यहां पर नोट में देखिए कुछ पॉइंट है। पहला, स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई चार्ज स्थिर है, कोई पॉइंट चार्ज है Q, यहां समझने के लिए हम दिखा रहे हैं, एक पॉइंट चार्ज है Q, ये बिल्कुल रेस्ट में है, तो अगर ये रेस्ट में है तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। आपको हम पढ़ाए थे इलेक्ट्रोस्टैट में, कोई पॉइंट चार्ज अगर रेस्ट में है तो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, गतिशील आवेश विद्युत तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। लेकिन अगर कोई चार्ज गति कर रहा है, मोशन में है, अगर कोई चार्ज मोशन में है, किसी भी तरह से वो गतिशील है यानी गति कर रहा है, तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। तो ध्यान रखिए, अगर चार्ज रुका हुआ है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, अगर चार्ज गति कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। अ करेंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस ओनली मैग्नेटिक फील्ड,
एक धारावाही तार केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। करेंट कैरिंग वायर जो होता है वह क्या प्रोड्यूस करता है? केवल मैग्नेटिक फील्ड। एक धारावाही तार केवल और केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता, केवल मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो ये सारा पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है देखिए, अब आप लोग जान गए हैं कि किसी तार में अगर करंट फ्लो हो रहा है, किसी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है, किसी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और यह खोज सबसे पहले ऑर्स्टेड नाम के साइंटिस्ट ने किया था। ऑर्स्टेड नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले यह पता लगाया था कि किसी तार में अगर करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है माने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है माने इलेक्ट्रॉन उसमें चल रहा है, मूव कर रहा है। तो जब भी कोई चार्ज गति करेगा यानी करंट फ्लो होगा तो उसके कारण क्या उत्पन्न होगा? मैग्नेटिक फील्ड। यह खोज सबसे पहले ऑर्स्टेड ने किया था। इसको हम अगले क्लास में बताएंगे कि ऑर्स्टेड ने किस तरह से यह पता लगाया था, ठीक है। तो ऑर्स्टेड का जो एक्सपेरिमेंट है वह अगले वीडियो लेक्चर में बताएंगे। आज देखिए कि ये तो आप जान गए कि किसी तार में करंट होगा तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। तीसरा पॉइंट में ये समझिए, मान लो यह एक सीधा तार है, ये आप देख रहे हैं यह एक सीधा तार है। इस सीधे तार में कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई। तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा किस तरह का होगा? तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल सर्कुलर होता है, इस तरह का पैटर्न होता है। ये सर्किल, एक सर्किल खींचो, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से खींचते जाओ। ये तो इस पॉइंट के चारों तरफ खींचा गया है सर्किल। इस वायर पर कितना पॉइंट होगा जरा सोच के बताओ। इस तार के ऊपर अनगिनत बिंदु होगा। अगर एक बिंदु हम ले लेते हैं यहाँ पर और इस बिंदु को सेंटर मानते हुए कितना सर्किल खींच सकते हैं? बहुत सारा। अगर हम यहाँ पर दूसरा बिंदु लें तो फिर हम बहुत सारा सर्किल खींच सकते हैं। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनता है। यानी वायर अगर स्ट्रेट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर बनता है, ठीक है। अगर करंट अपवर्ड फ्लो हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये एरो देख रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन टेंजेंट की तरफ होगा। तो टेंजेंट तो एक रेखा होता है, तो टेंजेंट का डायरेक्शन उधर लोगे या इधर लोगे? तो यहाँ पर देखो एरो जा रहा है आगे, तो टेंजेंट का डायरेक्शन आगे लेंगे। यानी इस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड आगे की ओर होगा, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में होगा। यानी इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट का डायरेक्शन देखें तो वह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर होता है। एंटी क्लॉकवाइज इसलिए डालें क्योंकि अपवर्ड करंट है। अगर सीधा तार में डाउनवर्ड करंट फ्लो हो रहा है, अगर इस सीधा वायर में, ये स्ट्रेट वायर है, इसमें नीचे की दिशा में करंट फ्लो हो रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा वो क्लॉकवाइज सर्किल होगा। ये सर्किल तो है लेकिन क्लॉकवाइज है, देखिए क्लॉकवाइज। तो अपवर्ड करंट होगा तो एंटी क्लॉकवाइज सर्किल, डाउनवर्ड करंट होगा तो क्लॉकवाइज सर्किल, ठीक है। इसको आप ऐसे भी सिंपली याद रख लीजिए, अपवर्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड करंट क्लॉकवाइज। और इसको और रूल से हम बताएंगे। एक है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल यानी दक्षिण हस्त नियम जो होता है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। राइट हैंड थंब रूल को क्या कहेंगे? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। उस नियम से भी आप इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। यह आगे के क्लास में हम बताएंगे। अभी फिलहाल याद रखेंगे, अपवर्ड करंट होगा तो एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर फील्ड होगा, डाउनवर्ड करंट होगा तो क्लॉकवाइज सर्कुलर फील्ड होगा, ठीक है। यहां पर देखिए ये जो वायर है ये सर्कुलर वायर है। इसमें कैसा तार था? सीधा तार था। इसमें कैसा तार है? वृत्ताकार तार है, सर्कुलर वायर है। और तार में कैसा करंट फ्लो हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर किसी तार में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। ऑर्स्टेड ने क्या पता किया? ऑर्स्टेड ने अपने प्रयोग में यह पता किया कि अगर कोई भी तार हो, चाहे सीधा तार हो, टेढ़ा तार हो, वृत्ताकार तार हो, उसमें अगर करंट फ्लो होगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो सीधा तार अगर होगा तो उसके चारों तरफ सर्कुलर फील्ड बनता है। अपवर्ड करंट के लिए एंटी क्लॉकवाइज सर्किल, डाउनवर्ड करंट के लिए क्लॉकवाइज सर्किल। अगर तार ही सर्कुलर है, यहाँ पर तो तार सीधा था लेकिन इसमें तार कैसा है? सर्कुलर। सर्कुलर वायर में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे से ऊपर की ओर निकलेगा। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर से किधर जा रहा है? नीचे से ऊपर। और ये फील्ड लाइन ऐसे आके फिर वापस से इसमें सटेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज्ड लूप होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा लूप होता है? क्लोज्ड लूप। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं होता।
यह दोनों फील्ड लाइन में एक बहुत बड़ा अंतर है। आप देखना जाके जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का सारा प्रॉपर्टी लिखा है उसमें एक बात लिखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्लोज लूप नहीं होता, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप होता है। तो यहाँ से जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकला तो ये किस में मिलेगा, इसमें जगह कम है इसलिए नहीं दिखा रहे हैं। ये फील्ड लाइन निकल के किस में सटेगा, इसमें। ये फील्ड लाइन निकल के किस में सटेगा, इसमें। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला फील्ड लाइन निकल के किस में सटेगा, इसमें। तो ये पूरा एक लूप बनाएगा। क्लियर है। ये जो सेंटर से जो लाइन जाएगा वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, ये टेढ़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल ऊपर स्ट्रेट जाएगा, ये भी नीचे स्ट्रेट। तो हम क्या देख रहे हैं कि जितना भी फील्ड लाइन है वो नीचे से ऊपर निकल रहा है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो रहा। अगर इस सर्कुलर वायर में क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर से नीचे की ओर आएगा। क्लियर है। तो इस चारों को आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। VVI है। स्ट्रेट वायर होगा तो सर्कुलर फील्ड होगा, सर्कुलर वायर होगा तो सेंटर पर स्ट्रेट फील्ड होगा, बाकी जगह कर्व्ड होगा। देखना सेंटर से कैसा फील्ड लाइन गया है, स्ट्रेट, बाकी जगह लाइन कैसा है, टेढ़ा है। तो स्ट्रेट वायर सर्कुलर फील्ड, सर्कुलर वायर सेंटर पर स्ट्रेट फील्ड, बाकी जगह ऐसे इस तरह से। तो ये चारों डायग्राम को आप अच्छे से याद रखना। 3 नोट पॉइंट हो गया, 3 नोट पॉइंट और बचा हुआ है। अब देखिए छोटा छोटा नोट पॉइंट है। 4 नंबर में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकत्व या वैद्युत चुंबकत्व। ये क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स का ही एक ब्रांच है इन विच वी स्टडी अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसको पढ़ाई करते हैं। भौतिकी का वह शाखा जिसमें हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन करते हैं उसे विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। अभी अभी हमने आपको बताया कि ऑर्स्टेड ने सबसे पहले यह पता लगाया कि किसी तार में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कुछ तो रिलेशन है। बहुत पहले लोग क्या जानते थे, ऑर्स्टेड ने 1820 ईस्वी में यह प्रयोग किया था। तो 1820 से पहले लोग जानते थे कि केवल चुंबक के चारों तरफ ही चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, लेकिन 1820 ईस्वी के बाद लोगों को यह पता चला कि करंट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, यानी मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी में कहीं ना कहीं संबंध है। उसी संबंध का अध्ययन जिस ब्रांच में करते हैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। पॉइंट नंबर 5 देखिए, करेंट एलिमेंट। करेंट एलिमेंट को कहा जाएगा धारा अल्पांश। इसको डिनोट करते हैं आइडियल वेक्टर से। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। आई का मतलब हो गया करेंट और डीएल का मतलब हो गया बहुत छोटा सा लंबाई। मान लीजिए एक बहुत बड़ा तार है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उस तार में जितना करंट फ्लो हो रहा है, मान लो आई करंट फ्लो हो रहा है, तो आई गुना उस तार का एक छोटा सा टुकड़ा ले लो डीएल, उस दोनों को गुना कर दो तो उसको हम करंट एलिमेंट कहेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ ए वायर इज कॉल्ड करंट एलिमेंट। किसी तार में जो करंट फ्लो हो रहा है आई, उस तार का एक छोटे से टुकड़े का जो लंबाई होगा डीएल, उसके गुणनफल को हम करंट एलिमेंट कहते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और यह वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, इसका दिशा करंट के अलॉन्ग होता है। किसी तार में प्रवाहित धारा और बहुत छोटे लंबाई के गुणनफल को धाराल्पांश कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। मान लीजिए यह एक तार है, एक वायर है, ये टेढ़ा मेढ़ा एक तार है। इस तार में आई एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है नीचे से ऊपर की ओर। तो इस तार का अगर एक छोटा सा टुकड़ा ले लें डीएल, ये जो डीएल है यहाँ से यहाँ तक, इसका लंबाई कितना है डीएल, ये बहुत छोटा टुकड़ा है इस तार का। तो अगर तार का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे डीएल, तो वह जो डीएल टुकड़ा होगा वह कभी भी टेढ़ा नहीं होगा, वह हमेशा सीधा होगा। ये पूरा का पूरा तार टेढ़ा है, लेकिन इस टेढ़े तार का जो एक छोटा सा टुकड़ा होगा डीएल, वो हमेशा सीधा होगा। अब इस डीएल लंबाई से कितना धारा बह रहा है, करंट आई जो फ्लो हो रहा है पूरे तारे में फ्लो हो रहा है।
तो इस I को अगर हम DL से गुना कर दें तो यह जो आइडियल है इसके ऊपर वेक्टर लगा दें तो इस आइडियल को हम क्या कहेंगे, करंट एलिमेंट। इसका दिशा किधर होगा, टेंजेंट के तरफ। ये जो डायरेक्शन होगा ये आइडियल का होगा क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है। अगर मान लीजिए ये तार है और करंट फ्लो हो रहा है ऊपर से नीचे, यहाँ पर अगर हम एक करंट एलिमेंट लेंगे, एक छोटा सा लंबाई लेंगे DL, और इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है I, तो यहाँ आइडियल, इस आइडियल वेक्टर का दिशा किधर होगा, इधर। करंट नीचे जा रहा है तो यहाँ पर जो DL है ये DL सीधा टुकड़ा है, DL इतना छोटा है कि ये सीधा रहेगा, तो इस सीधे टुकड़े को एकदम सीधा बढ़ा दो, यानी ये जो डायरेक्शन है ये आइडियल का डायरेक्शन है। फिर से एक बार देख लीजिए, मान लीजिए ये एक तार है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, आपको इस जगह पे करंट एलिमेंट लेना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे DL, इस DL को I से गुना कर देंगे तो यह आइडियल क्या कहलाएगा, करंट एलिमेंट। इस पर वेक्टर लगा दो, इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इसको सीधा में स्ट्रेट बढ़ा दो, ये डायरेक्शन हो जाएगा आइडियल का। अगर करंट नीचे फ्लो होता तो ये डायरेक्शन होता आइडियल का। नेक्स्ट क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। आज के क्लास का लास्ट पॉइंट है ये, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, किसी बिंदु का स्थिति सदिश। हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे पोजीशन वेक्टर, यह पढ़े थे हम वेक्टर एंड स्केलर चैप्टर में। किसी बिंदु का स्थिति सदिश, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है, यह P एक पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तब बिंदु P का जो पोजीशन वेक्टर होगा इस O के सापेक्ष, यानी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर OP वेक्टर होगा। इस OP वेक्टर को वेक्टर R कहते हैं और यही R क्या है, पोजीशन वेक्टर। यहाँ पर दो बात इंपॉर्टेंट है, किसका पोजीशन वेक्टर, P का पोजीशन वेक्टर, किसके सापेक्ष, O के सापेक्ष। R इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी वेक्टर R को हम बिंदु P का पोजीशन वेक्टर कहेंगे ओरिजिन के सापेक्ष। तो वेक्टर OP बराबर वेक्टर R, इसको हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू O। मान लीजिए यह एक तार है, मान लीजिए यह एक तार है, इस तार में मान लीजिए यहां पर एक करंट एलिमेंट मैंने लिया, एक छोटा सा टुकड़ा लिया DL, मान लीजिए करंट नीचे से ऊपर फ्लो हो रहा है, यहां पर जो करंट एलिमेंट होगा आइडियल वेक्टर होगा जिसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। ये आपको समझाने के लिए मैंने इतना बड़ा DL लिया है, DL इतना बड़ा नहीं होता है, ये जो इतना बड़ा मैंने DL दिखाया है आइडियल, ये इतना बड़ा नहीं होता, ये आइडियल वेक्टर बिल्कुल एकदम छोटा होता है, एकदम छोटा, इतना छोटा कि इसको आप एक पॉइंट से थोड़ा ही बड़ा मान सकते हैं, एकदम छोटा सा टुकड़ा होता है आइडियल। मान लीजिए P एक पॉइंट है, P क्या है, एक पॉइंट है, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इस करंट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में R है। तो किसका पोजीशन वेक्टर, P का, किसके रिस्पेक्ट में, इस करंट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में R है। तो हम क्या करेंगे, इस करंट एलिमेंट से इस बिंदु P को कनेक्ट करेंगे। यह करंट एलिमेंट इतना छोटा है कि इसको एक बिंदु के जैसा मान सकते हैं, तो यहां से इसको कनेक्ट किए, ये जो R वेक्टर है इसी को हम पोजीशन वेक्टर कहेंगे बिंदु P का, किसके रिस्पेक्ट में, करंट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में। तो आज आपको मैंने 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाया, इसको आप फेयर कॉपी में लिखें, इसको अच्छे से पढ़ाई करें। हम लोग अगले क्लास में ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करेंगे। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें छोटा छोटा चीज़ पढ़ाएं लेकिन बहुत ऐसा चीज़ सब पढ़ाएं जो आगे आपको यूज़ होगा, जिसका यूज़ आगे होगा, तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। पीछे हम 1-2 दिन अभी लेट हो गए, वीडियो नहीं बना पा रहे थे, लेकिन आज से स्टार्ट हो गया। अगर हम ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे तो ऑनलाइन मेरा भी चलेगा, ऑनलाइन हम बंद नहीं करेंगे। बहुत बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे सर ऑनलाइन चलेगा कि नहीं, ऑनलाइन तो चलेगा ही। अगर ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे तो ऑनलाइन चलेगा, ऑफलाइन नहीं स्टार्ट करेंगे तो भी ऑनलाइन चलेगा, यानी ऑनलाइन हर हाल में चलेगा। ठीक है, थैंक यू।